हेलो दोस्तों, ये हमारा यूपीएससी का मेंस जो विजन दिया है मेंस 365, उसमें हमारा पर्यावरण का सेशन है। देखिए, पर्यावरण में मेंस में भी आता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। तो मेंस में क्वेश्चन दूसरे टाइप से आता है, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन वो भी अब मेंस टाइप का ही हो गया है प्रीलिम्स भी। तो आपको पर्यावरण को अच्छे से तरह से पढ़ना होगा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस में है और इसमें क्या क्या कवर किया गया है, तो देखिए सिलेबस में जो भी है जलवायु परिवर्तन, तो क्लाइमेट चेंज इसमें भी है, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, जल, प्लास्टिक, संधारणीय विकास, संरक्षण संबंधी प्रवास, आपदा प्रबंधन और विविध। आपको इसमें जो 5 टॉपिक, 5 ने लगभग 7 दिया है, विविध ने 7 दिया है, जो वो जो ब्लैक ब्लैक है उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो ये जो पहला आपका पेज है ना, सारा कितना 1 2 3, मतलब 3 पेज आपका नोट्स तो होना चाहिए और +3 कर दीजिए, मतलब 3 ये और 3 सब में से थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो पहला इसका क्या है जलवायु परिवर्तन में। अब देखिए इसमें कितना पॉइंट है टोटल, मान लीजिए कि होगा लगभग 15 पॉइंट, पर 15 पॉइंट ये और 15 इसका एक एक या दो दो पॉइंट, मतलब अगर ये टोटल 121 पेज का है तो आपको इसको 10 या 15 पेज में बनाना है नोट्स। तो इसका देखिए, और ये हमारा मेंस का कंप्लीट हो जाएगा और प्लस कुछ अदर सेशन से कुछ मिलेगा तो उसको जोड़ देंगे। तो बोल रहा है जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन में क्या क्या है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर भारतीय क्षेत्र पर, महासागरों पर समुद्री जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन से ही नहीं होता है, समुद्र और समुद्री जीवन, हिमांक मंडल पर परमाफ्रॉस्ट क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में। उच्च पर्वतीय क्षेत्र पर, ध्रुवीय क्षेत्र पर, मतलब इसको पढ़ने से आपको एक तरह से जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। जेंडर, क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी, लोगों के जीवन और जीवन परिस्थितियों पर पर्यावरणीय प्रवास। उसके बाद जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए जा रहे प्रयास, वो भी बताया जा रहा है। इसमें आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना होगा, ये बताया जा रहा है, उसमें के 2 पॉइंट नोट करना होगा। वैश्विक प्रयास क्या है, फिर इसमें जो जो समझौता है उसकी बात करें, पेरिस समझौता और COP25, फिर कार्बन बाजार, कार्बन मूल्य निर्धारण, जलवायु वित्तीयन, भारत के प्रयास, फिर विविध शहर और जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 और पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन के प्रयासों पर इसका प्रभाव। अगर कम से कम ये पॉइंट ही याद रहेंगे ना, तो उसके बाद आप इसके अंदर का खुद व खुद आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो बात करते हैं हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की। तो देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, जैसे बोल रहा है जलवायु परिवर्तन, तो पहले तो ये छोटा सा आपको याद रहना चाहिए कि आखिर इसमें है क्या। हम पढ़ के सुनाते हैं, आपको नोट करना है, 1-2 पॉइंट नोट कीजिएगा, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान, वर्षण, वायु के प्रारूप और जलवायु के अन्य कारकों में कई दशकों या उससे अधिक समय से हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को संदर्भित करता है। पहले नंबर तो यही था, अगर क्वेश्चन आए जलवायु परिवर्तन से तो उसका इंट्रोडक्शन में ये लाइन आप लिख सकते हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का उपयोग प्रायः एक दूसरे के लिए किया जाता है, यानी जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग, तीनों वर्ड एक ही है। तो आप किसी एक वर्ड को लिख सकते। तथापि वैश्विक तापन पृथ्वी की सतह के निकट वैश्विक औसत तापमान में हाल ही के वर्षों में हुई वृद्धि को इंगित करता है, जो जलवायु परिवर्तन का केवल एक पहलू है। ये सब नोट नहीं करना है, सिर्फ जलवायु परिवर्तन होता क्या है वो आपको लिख लेना है, ठीक। इसके लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी है, जलवायु परिवर्तन के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी है। प्राकृतिक कारक की बात करें तो जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानवीय कारक ही है, प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारक है। तो प्राकृतिक कारक जैसे महाद्वीपीय प्रवाह, ज्वालामुखी, समुद्री धाराएं, पृथ्वी का झुकाव, धूमकेतु और उल्कापिंड। प्राकृतिक कारक दीर्घकालिक रूप से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं तथा हजारों लाखों वर्षों तक बने रहते हैं। कुछ फिर मानवजन्य या एंथ्रोपोजेनिक कारक की बात करें तो इसमें ग्रीन हाउस गैसों, एरोसोल और भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रारूप आदि शामिल है। तो आपको ये सारा नोट नहीं, प्राकृतिक और मानवजन्य कारण आप लिख लीजिएगा, ठीक। इसके अंदर का सारा नहीं लिखेगा। बस 2013 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये जरूर नोट करना, IPCC ने अपनी 5वीं आकलन रिपोर्ट में यह माना कि जलवायु परिवर्तन वास्तविक है और मानवीय गतिविधियां इसका मुख्य कारण। जलवायु परिवर्तन वास्तविक और मानवीय गतिविधियां इसका मुख्य कारण है। इसमें बताया गया था कि वर्ष 1880 से वर्ष 2012 तक औसत वैश्विक तापमान में 0.85 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में IPCC ने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के वैश्विक तापमान प्रभाव की एक विशेष रिपोर्ट जारी की है, जो पेरिस समझौता इस पर है, जिसमें पाया गया कि वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के लिए समाज के सभी पहलुओं में तीव्र
दूरगामी अभूतपूर्व बदलाव की आवश्यकता है। ये तीनों वर्ड लिख दीजिएगा समाज के सभी पहलू। आईपीसीसी के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की मात्रा समय के साथ साथ तथा परिवर्तन के संदर्भ में अनुकूलन या न्यूनीकरण के लिए विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय प्रणालियों की क्षमता के साथ भिन्न भिन्न होगी। इसके ये सब नोट नहीं करना, ये लिख देना कि समाज के सभी पहलू, मतलब वहाँ से वहाँ तक। इसके आकलन के अनुसार वर्ष 1990 के स्तर से 1.8 से 8.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से कम वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि से कुछ क्षेत्रों में लाभकारी प्रभाव जबकि अन्य क्षेत्रों में हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होंगे। वैश्विक तापमान बढ़ने पर समय के साथ शुद्ध वार्षिक लागत में भी वृद्धि होगी। ये सब उतना लिखना जरूरी नहीं है, आगे पढ़िएगा तो समझ में आ जाए। अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो भारतीय क्षेत्र पर बात करें तो हम तो भारत में रहते हैं, पहले भारत की सोचेंगे क्योंकि यहाँ रहेंगे, जिंदा रहेंगे तब तो आगे की सोच पाएंगे, तो भारत की सोचते हैं। ठीक, जर्मन वॉच द्वारा, ये नोट कर लीजिएगा, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के प्रीलिम्स में आ सकता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा था? जर्मन वॉच। जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य देशों की सूची में भारत वर्ष 2017 में सर्वाधिक जलवायु जोखिम वाले देश के रूप में 14वें स्थान पर था तथा वर्ष 2018 में 5वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत को उच्च रैंक अत्यधिक वर्षा तथा उसके उपरांत भीषण बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण प्राप्त हुई। वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से द्वितीय सर्वाधिक मौद्रिक क्षति भी हुई थी। हाल ही में पृथ्वी, ये सिर्फ नोट करना है कि 5वें और 14वें से 5वें स्थान पर, ये नोट करना। वर्ष 2018 में जलवायु परिवर्तन के कारण, ये तो बता दिए। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये मंत्रालय नोट करना है। ठीक, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। ठीक, इस रिपोर्ट में भारतीय क्षेत्र के विभिन्न जलवायुवीय आयामों में प्रेक्षित और अनुमानित परिवर्तनों, उनके प्रभाव तथा क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न नीतिगत कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है। भारतीय क्षेत्र पर जलवायु के विभिन्न आयामों के संदर्भ में अवलोकित और संभावित परिवर्तन निम्नलिखित है। आयाम की बात करें तो तापमान में वृद्धि, राइज इन टेम्परेचर। अवलोकन अनुमान की बात करें तो वर्ष 1991 से वर्ष 2018 के दौरान औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। कारण की बात करें तो भारतीय क्षेत्र में सतही वायु के तापमान में होने वाले अधिकांश परिवर्तनों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी रही है। अन्य मानवीय गतिविधियों का भी इसमें आंशिक योगदान रहा है, जिनमें एरोसोल और भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण का आच्छादन सभी संबंधित परिवर्तन सम्मिलित है। यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 1976 से 2005 की अवधि की तुलना में 21वीं शताब्दी के अंत तक तापमान में लगभग 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारतीय क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू यानी हीट वेव्स की व्यापकता में 3 से 4 गुना तक वृद्धि हो सकती है। कुछ अब बात कर रहे हैं आयाम, दूसरे आयाम की, तब वर्षा के प्रतिरूप में बदलाव यानी चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। भारत में वर्ष 1951 से वर्ष 2015 के मध्य विशेष रूप से घनी आबादी वाले गंगा मैदानों और पश्चिमी घाट में स्थित क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा के 6% गिरावट आई है। स्थानीय स्तर पर भारी वर्षा की घटनाओं के साथ साथ सूखा पड़ने की दर में काफी वृद्धि हुई है। कारण की बात करें तो वैश्विक स्तर पर मानवीय गतिविधियों द्वारा जनित प्रभाव जैसे ग्रीन हाउस गैसें, साथ ही क्षेत्र विशेष गतिविधियां यथा एरोसोल की भूमिका, उपयोग की भूमि अवयव या आच्छादन संबंधी परिवर्तन अर्थात बढ़ता शहरीकरण इन परिवर्तनों हेतु उत्तरदायी रहे। अनुमान की बात करें तो अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, मानसून ऋतु की दीर्घावधि आदि। सूखा की बात करें आयाम में तो ड्राउट्स, वर्ष 1951 से वर्ष 2016 के दौरान, ये सब नोट नहीं करना, दौरान सूखे से प्रभावित क्षेत्र भी प्रति दशक 1.3% की वृद्धि हुई है, ये नोट कर लीजिएगा, उतना भी काम करें। मध्य भारत, दक्षिण पश्चिमी तट, दक्षिण प्रायद्वीपीय और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में इस अवधि के दौरान प्रति दशक औसतन 2 से अधिक बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। कारण की बात करें तो पिछले 6-7 दशकों के दौरान ग्रीष्म ऋतुकालीन समग्र मानसूनी वर्षा में कमी आई है। अनुमान की बात करें तो सूखे की आवृत्ति में वृद्धि प्रति दशक 2 से अधिक घटनाएं सूखे की तीव्रता और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृद्धि करता है। बाढ़ की बात करें तो वर्ष 1950 ईस्वी के बाद बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अवधि वाली तीव्र बरसन की घटनाओं में हुई है।
अनुमानतः वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण हिमनद और हिम पिघलन की गति होगी, जिसमें नदियों के जल प्रवाह की अत्यधिक वृद्धि और हिमालय नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आयाम की बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र जल में जल स्तर में वृद्धि, सी लेवल राइज इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। वर्ष 1874 से वर्ष 2004 के दौरान भारत सागरीय जल स्तर में प्रति वर्ष 1.06 to 1.75 मिमी की दर से वृद्धि हुई है। इसमें सिर्फ डाटा प्रदाता दिया गया है, डाटा नोट नहीं करना आपको। ये जो बताया ना बाढ़, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तूफान, ये सब आपको नोट कर लेना, उसके बाद नोट नहीं करना। हिमालय क्रायोस्फीयर नोट करना है। बढ़ते क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ की बात करें तो खास सुरक्षा, बढ़ते तापमान, ग्रीष्म ऋतु की परम दशाएं, बाढ़, सूखा और वर्षा परिवर्तनशीलता वस्तु वर्षा आधारित उत्पादन को बाधित कर सकते हैं तथा फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। क्वेश्चन उदाहरण के लिए नीति आयोग के एक दस्तावेज के अनुसार देश में उत्पादित कुल दलहन, तिलहन और कपास में 80% दलहन, 73% तिलहन और 78% कपास वर्षा आधारित कृषि से प्राप्त होते हैं। जल सुरक्षा की बात करें तो सूखा और बाढ़ विशेषकर भू सतह और भौम जल पुनर्भरण के लिए हानिकारक होते हैं। समुद्र जल स्तर बढ़ने से तटीय जलवृत्तों के बारे में जल का प्रवेश होता है, जिससे भूजल में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए गुजरात, तमिलनाडु, लक्षद्वीप आदि स्थानों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रहा है। हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में हिमपात की गिरावट संबंधी प्रवृत्ति का ग्लेशियर के पीछे हटना आदि प्रमुख नदियों और उनकी जलधाराओं और जल आपूर्ति को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इत्यादि सम्मिलित है। ऊर्जा की मांग की बात करें, तापमान बढ़ने से स्थानिक शीतलन के लिए ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके कारण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जिससे वैश्विक तापमान में और अधिक वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, मानव स्वास्थ्य की बात करें, ये सब नोट कर लीजिए। मानव स्वास्थ्य, जैव विविधता, उच्च तापमान, चरम मौसमी घटनाएं और उच्च जलवायु परिवर्तन, लू लगने, हीट स्ट्रोक, हृदय और तंत्रिका संबंधी रोग, तनाव से संबंधित विकार और मलेरिया, डेंगू बुखार जैसे रोगों के प्रसार संबंधी जोखिम को बढ़ा सकता है। भोजन और पेयजल की उपलब्धता या वहनीयता में कमी के परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मध्य पोषण युक्त आहार की अनुपलब्धता में वृद्धि होगी। जैव विविधता, ये सब जो ब्लैक है ना, मानव सृजन, जैव विविधता, ये सब नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर पूरे डिटेल समझ जाइएगा। इन जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियों को बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से निश्चित सीमित पर्यावरणीय परिवेश में रहने वाले प्रजातियों में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। उदाहरण के लिए हिंद महासागर वैश्विक स्तर पर 30% प्रवाल भेड़ियों और वैश्विक रूप से खुले समुद्र वाले 13% मत्स्य गतिविधियों में की आश्रय स्थली है। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जिनमें प्रवाल, पादप प्लवक और मत्स्य पालन गतिविधियां शामिल है, सागरीय हीट वेव में हुई वृद्धि से प्रभावित है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार वर्ष 2030 तक हीट स्ट्रेस यानी उष्णता का कारण होने वाली उत्पादकता में गिरावट से भारत में 34 मिलियन पूर्णकालिक रोजगार के बराबर क्षति हो सकती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार मरुस्थलीय भूमि क्षरण और सूखा के कारण भारत को वर्ष 2014-15 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2.5% की क्षति हुई है। विश्व बैंक के अनुसार प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य देखभाल की लागत और उत्पादकता का ह्रास सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.5% है। समुद्र स्तर में वृद्धि होने से तटीय क्षेत्र में अवस्थित कुछ बड़े शहरों की सुरक्षा बढ़ जाएगी। सामाजिक मुद्दे की बात करें तो सूखा, चक्रवात, बाढ़ जैसी जलवायु आपदाओं के कारण बड़े पैमाने पर प्रवासन में वृद्धि होगी। फसल हानि के कारण पहले ही परेशान किसानों पर दबाव और अधिक बढ़ जाता है, जिससे आत्महत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि होती है। इस रिपोर्ट द्वारा अनुशंसित नीतिगत सुझाव की बात करें तो अनुकूलन और शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना हेतु सुव्यवस्था मूल्यांकन बल देना है। विस्तृत एवं क्षेत्रीय पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के जोखिम आकलनों का समावेश करने में जलवायु परिवर्तन संबंधित जोखिमों का कम करने के लिए क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट शमन व अनुकूलन उपायों को विकसित कर सहायता मिलेगी। ये सब उतना नोट करने का जरूरत नहीं। अवलोकन नेटवर्क को व्यापक बनाने वाले पर अधिक बल, निरंतर निगरानी, जलवायु पर क्षेत्रीय परिवर्तनों और उनके प्रभाव पर
अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय तट रेखाओं के किनारे जीपीएस द्वारा ज्वार मापन हेतु नेटवर्क सागरीय जल स्तर में स्थानीय परिवर्तनों की निगरानी करने में मदद करेंगे। वनीकरण प्रयास की बात करें तो यह कार्बन प्रच्छादन पादपों द्वारा वायुमंडल के CO2 का अवशोषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन प्रभाव का शमन करने में सहायता करता है। यह मृदा प्रतिधारण क्षमता के सुधार करके आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के प्रति इनकी सहन क्षमता में वृद्धि करता है। सतही जल में मृदा अंत स्तर में बढ़ोतरी कर सूखा सहन करने की क्षमता में वृद्धि करता है। चक्रवातों और समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण होने वाले तटीय क्षरण को कम करके तटीय अवसंरचनाओं का आघात करने और क्षमताओं में निवास योग्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने में मदद करता है। स्थानीय तापमानों को कम करके स्थानिक वन्य जीवों और जैव विविधता को बढ़ावा देने हेतु उपन जनित जोखिमों को कम करने में मदद करता है। जलवायु अनुकूल परिवेश के निर्माण हेतु समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण निर्धन, दिव्यांग, प्रवासी मजदूर, किसान आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो आज हम इस यहाँ तक करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक में महासागरों पर समुद्री जल स्तर में वृद्धि ये सब बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।